ओके यहाँ से वो दिख रहा है। अभी जब दिखेगा तो बताना। ठीक है। नहीं तो अपनी जगह पे आ जाना। चलिए नाउ चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस देखो। कौन सा सब्जेक्ट? चैप्टर 1 साइंस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। से स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो। क्रॉप प्रोडक्शन चलो एक्सरसाइजेस दिस इज साइंस। ओके एक्सरसाइजेस का पहला क्वेश्चन देखो। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन वन प्लेस, उसे क्या कहेंगे? क्रॉप्स। अगर तुमने पोटैटो ही लगा दिए, सब पोटैटो के प्लांट्स लगा दिए तो वो क्रॉप है। पोटैटो क्रॉप हो जाएगा। तो बातचीत नहीं करो, आपस में बात नहीं करो। चलो द सेम, अरे कौन बात कर रहा है? द सेम काइंड ऑफ क्रॉप या प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड। प्लांट्स grown and cultivated। कल्टिवेटेड का मतलब उसकी पूरी केयरिंग, हार्वेस्ट, सोइंग से लेके हार्वेस्टिंग तक सब कुछ करने को कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है, फसल के उगाने को कल्टीवेशन कहते हैं। कोई भी चीज़ आप उगा रहे हो, काट रहे हो, बेच रहे हो, ये कल्टीवेशन। तो कल्टीवेशन ऑन ए लार्ज स्केल, लार्ज स्केल एट अ प्लेस is called crop. Now, the first step before growing crops is, जब आप फसल उगाते हो तो पहला स्टेप क्या होता है? Before growing, सबसे पहले आप मिट्टी को तैयार करते हो, ऐसे ही नहीं कि बीज डाल देते हो। Growing crop is, that is dash of the soil, that is preparation of the soil. Next question. Damaged seed wood, damaged seed, damaged seed होंगे wood बिल्कुल सही, float on top of water। जो बेकार सीड है अगर वो पानी में डाल तो हल्के सीड वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होंगे। तुमने देखा कुछ भारी सीड्स होते हैं और कुछ खोखले हल्के होंगे, वो पानी में तैर जाएंगे, वो जर्मिनेट नहीं होंगे, वो डैमेज्ड सीड्स कहलाते हैं। उनमें टोकोप्लाज्म होता ही नहीं। अनिल जी, फॉर ग्रोइंग ए क्रॉप क्या क्या चीजें चाहिए? सफिशिएंट सनलाइट चाहिए, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एंड क्या चाहिए? Growing a crop, sufficient sunlight, and dash from the soil. Are essential। अब इसमें चार चीजें आपको भरनी है। पहली चीज है फ्लोट, फ्लोट से देख के भरना है। वाटर, क्रॉप, न्यूट्रिएंट्स, प्रिपरेशन। इन्हीं में से 5 ब्लैंक से 5 भरनी है। अगला क्वेश्चन देखिए। दैट इज मैच द फॉलोइंग। ये तो पहला क्वेश्चन था, इसमें ये ए बी सी डी थे। मतलब सेकंड क्वेश्चन देखो।
खरीफ क्रॉप, फूड फॉर कैटल। अब इनको आपको मैच करना है। फूड फॉर कैटल, रबी क्रॉप, दैट इज यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। Then chemical fertilizers. Okay. Animal excreta. Cow dung. Urine and plant waste. चौथी चीज ऑर्गेनिक मैन्योर, wheat gram pea, wheat gram pea and paddy and maize. तो अंकित, रबी क्रॉप को किससे हम करें? सर लास्ट पैडी एंड पीस। बताता ही नहीं है ये तो। हाँ बताओ बेटा। रबी क्रॉप, रबी क्रॉप, wheat व्हीट ग्राम पी, wheat gram pea, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रॉ ग्रेप मछली, रबी क्रॉप आरे से रबी, व्हीट ग्राम पी, इसके अलावा और क्या था? रबी, लिनसीड, और ये क्या था? दैट इज wheat, सही है। तो रॉ ग्रेप मछली, इससे क्या पता चलता है कि रबी में कौन कौन सी फसलें उगती हैं? चेक करिए। तो रॉ ग्रेप मछली, इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था। आर से होता है रबी, रबी की क्रॉप में व्हीट होगा, ग्राम होगा, पी होगा, मस्टर्ड और लिनसीड। समझ में आया? ये तो बताऊंगा चाहिए, फिर गलत क्यों बता रहे हो? खरीफ क्रॉप बताओ। सर लास्ट वाला पैडी एंड पीस। पैडी, तो दैट इज पैडी एंड मेज। तो इसके लिए भी हमने बताया था कि जो खरीफ क्रॉप होगी टीसीएम ग्रॉसो, खरीफ क्रॉप के लिए क्या बताया था? CM grosso, दैट इज खरीफ, टीसीएम ग्रॉसो। पैडी, सी क्या है? cotton, कॉटन, देर में बता रहे हो जब दूसरे बता रहे हैं। कॉटन है क्या? मेज, ग्राउंडनट, groundnuts, ग्राउंडनट, सोयाबीन, soybean, सोया। नहीं? अब जरा चेक करो, केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से हैं? यूरिया एंड sulfur, यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, और ये वाले एनिमल एस्ट्रेट और एनिमल एसिड। ठीक है, अगला सवाल देखें। गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। क्वेश्चन 3 कहाँ गया है? sir, हाँ, ये वाला मुझे समझ नहीं आया। कौन सा? ये समझ आया। इसका मतलब है कि अगर साल के 12 महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और दिसंबर। तो ये जान लेना कि जो अक्टूबर से लेके मार्च तक उगाई जाएगी वो रबी क्रॉप होगी और ये वो विंटर क्रॉप होगी, और जो जून से लेके सितंबर तक उगाई जाएगी वो खरीफ क्रॉप होगी, और जो इन महीनों में उगाई जाएगी वो जायद क्रॉप, रेनी, ये समर क्रॉप है, इसमें धूप होती है मई जून की, जबकि खरीफ क्रॉप ये बारिश का महीना अभी भी चल रहा है, तो ये रेनी सीजन क्रॉप है। का होता है।
जब आपसे कहा जाए खरीफ में क्या उगाया जाएगा तो कह देना पीसीएम ग्रोसो, ये इसकी निमोनिक्स है याद करने का तरीका। पैडी धान उगाया जाएगा, कॉटन रुई उगाई जाएगी, मेज मक्का मूंगफली और सोयाबीन, 5 चीज उगाई जाएगी। जब आपसे पूछा जाए कि बताओ सर्दियों की फसलें कौन है तो कह देना रॉब ग्रेप मसलिन, दैट इज आर से तो रबी हो गया, डब्ल्यू से वीट हो गया, जी आर से ग्राम, तो गेहूं चना मटर सरसों अलसी, समझ नहीं बात की नहीं, अलसी वीट तो जानते हो ग्राम का मतलब क्या, ठीक है। चलिए गिव 2 एग्जाम्पल, तो आप मुझे बताइए कि खरीफ क्रॉप के, क्या आपका नाम है चित्रांश है, तो खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल बताओ और रबी क्रॉप के भी बताओ। एक कर रहे हो, खरीफ क्रॉप के बताओ। पैडी और मेज मक्का आता है खरीफ क्रॉप में, और बोलो रबी क्रॉप में क्या क्या आएगा। बीट ग्राम 2 एग्जाम्पल पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट ए नोट ऑन, राइट a note on preparation of soil, preparation of soil पे नोट कहा गया है। So सबसे पहले तो first we have to make soil ready for cultivation, it is called preparation of soil, that is turning the soil, कैसे turn करना है, Up and down. the soil upside down, upside down is called tilling, इसको खोदना कहते हैं। If it is done with plow, then it is called plowing. अगर इसको plow से किया जाए, plow तो जानते हो ना, हल। If it is done with plow, it is called plowing. Plowing is done with help of pair of bullocks and a person. Plowing कैसे की जाती है? Plowing की जा सकती है कैसे बताओ? Is done with help of pair of bullocks and a person. Nowadays tractor is also used for plowing. आजकल क्या हो रहा है? Is tractor is also used for it. It removes large crumbs of the soil and make the soil leveled. उसके लिए लकड़ी का बैटन पीछे पीछे चलेगा, जमीन को बिल्कुल लेवल कर देगा, ठीक है। It removes, ये क्या करेगा बताओ? Large crumbs of soil, उसमें से निकाल देगा, and make soil porous, इसको हवादार बना देगा, ठीक है। Soil is also labeled so that if irrigation is done, water spreads equally throughout ground. लेबल किस लिए करना जरूरी है? Soil is also labeled so that during irrigation, irrigation के समय में क्या हो बताएंगे? Water spreads equally, इसलिए ये सब किया जाता है। अगला हेडिंग पूछा गया है, that is we है sowing। तो अगली हेडिंग क्या पूछी गई है कि sowing से आप क्या समझते हैं? तो sowing को देखो।
देखिए इसी का बी पार्ट सोइंग, इसमें 4 नोट पूछे गए हैं। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और दूसरा क्या पूछा गया है? सोइंग। So this after preparation of soil, good seeds are sown. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Put seeds in water. और फिर क्या करो? The seeds which float on water, जो पानी में तैर जाएं, Cannot germinate. are of poor quality and will not germinate, और germinate नहीं करेंगे, अंकुरित नहीं होंगे। The seed which sink या immerse, ऐसा seed which sinks in water या get immersed, sink in water, are of better quality या good quality and will germinate. After putting seeds in tilled ground, it is covered with a thin layer of soil so that birds may not eat it. After sowing किससे की जाएगी? Sowing is done either by seed funnel or sentence पूरा करो रिद्धिमान, either by seed funnel से की जाएगी या फिर बोलो सीड्रिल। सीड ड्रिल। पहले पूरा किया करो सीड ड्रिल। सीड ड्रिल हमने आपको बताई थी ऐसे होती है और उसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं, उसमें कोन होते हैं और उन्हीं कोन में यहाँ पर एक सीड सब जगह पहुँच जाता है। सीड सही है, सीड है। अगर इसमें सीड डालोगे तो सब कोने में पहुँच जाएगा, फ्लोइंग होती रहेगी। इसको ट्रैक्टर में लगा दो और एक एक दाना गिरता रहे। इसको कहते हैं सीड ड्रिल। आफ्टर सोइंग सीड्स, दैट इज ग्राउंड इज कवर्ड या फील्ड इज कवर्ड विद ए थिन सॉइल। आफ्टर सोइंग सीड्स, इट इज कवर्ड विद सॉइल। ना अब देखो HYV सीड्स को लवलेस क्या कहते हैं? अरे हर चीज में क्या पूछ रहे हो सर? क्या जैसे पता नहीं और तो क्यों नहीं सुन रहे हो? बताइए बताइए। अब ये कैसे सुन ली? इसका मतलब है कि तुम थोड़ा महंगा इलाज जरूरी है, गोयल में जाकर करा लो। कि मेरे कान में मुझे सुनाई नहीं पड़ती चीज़ें, बगल से बोला जाता है, लोग निकल जाते हैं। पिक्चर 2 बार देखने जाते हो क्या? कि पहली बार नहीं सुनने में आया, दूसरी बार देखने पूछा जाए तो बताएं। कोई से लग रहा है शुरू से जब से आए 10 मिनट से। अगला सवाल। नाउ वीडिंग, सी पॉइंट क्या है? वीडिंग को डिफाइन करो लवलेश। So it is a process in which unwanted things The unwanted, ठीक बता they are publicized. ठीक है। Unwanted plants Unwanted plants are removed from the Grows in the main crop. growing along with, इसके साथ Main में crop. main crop. main crops are called weeds। ये क्या कहेंगे? weeds and their removal, अगर इनका रिमूव करना चाहते हो by खुरपी। खुरपी ये कैसे होता है? इसमें क्या चीज की जाती है? ऐसा सभी के घर में होती है इस तरीके की खुरपी। बाई खुरपी जमीन से ऐसे ऐसे उखाड़ के निकाला जाता है। बाई खुरपी और बाई वीडिसाइड्स, कोई केमिकल, इट इज नोन एज वीडिंग। उसको निकाल देना क्या कहलाता है? Weeding. इट इज कॉल्ड
weeding. Example of weeds are, weeds के example बताइए. That is sunham, grass, okra grass, gajar grass. ये सब किसके एग्जाम्पल है? ठीक है. Okra grass and gajar grass. These are the examples of. ठीक है. And gajar grass. If कौन सा केमिकल यूज किया जाए? 240. वो जमा ही ले रहा है 100 रुपए. वो यहाँ पर भी अपना माइलेज पूरा कर रहा है जो रात में नहीं सोया. If 2,4-D chemical is used for breeding, अगर ये यूज किया जाए, then it is called, उसे क्या कहेंगे? ये सही बताइए. वीडीसाइड. किसने बोला वीडीसाइड? वीडीसाइड. अगर मान लो हम केमिकल को यूज करेंगे तो उसका नाम होगा वीडीसाइड. तो अगर आपसे पूछा जाए नेम अ केमिकल ऑफ वीडीसाइड, तब तुम क्या बताओगे? 2,4-D. Weeds compete for nutrition, space and water with किसके साथ बताइए? With the main plant. With main plant and does not allow it to grow properly. So removal of weeds is necessary. इसलिए तो वो गाजर ग्रास ही जलेगी, आपकी मेन फसल को कुछ नहीं होगा. ये ऐसे बनाया है. मेन फसल कुछ नहीं करेगा, सिर्फ छिड़काव कर दो. गाजर ग्रास, सन है, गोखरू सब जल के मर जाएंगे. क्रॉप को नहीं होगा. वो क्रॉप नहीं, ये जो सड़क के किनारे हो गए, ये नहीं करना. अगर केमिकल ज्यादा डाल दे तब फसल को नुकसान हो जाएगा. जितनी मात्रा उतनी डालेंगे. अच्छा, जो वीड्स होते हैं वो क्या करते हैं? वीड्स ठीक है, कंपीट, प्रतिस्पर्धा करते हैं फॉर वाटर, स्पेस एंड न्यूट्रिएंट्स with main plants and does not allow it to grow. और उसे उगने नहीं देते. Allow it to grow. जो भी चीजें यहाँ पढ़ाई जाएंगी सब संडे टेस्ट में आएगा. So their removal is necessary. Threshing क्या होता है? Threshing. The separating of chaff from grain is called. Yes. ठीक है. Separating of grains from chaff, उसके भूसे से, उसके खोल से अलग करना. इसको क्या कहते हैं? Is called threshing. सबसे पहले इसको रखा जाता था, पत्थर पे पटका जाता था. Earlier it was done by beating the crop, ठीक है, on big stone, and now it is done with help of. वो भी सोचीदा पूछा क्या गया, बोलो. वो शुरू में पहले टेकी लगा बैठा है कि इससे सुविधा होगी सोने में. उसका पूरा पोस्टर देखो. अब जब से आया है ना, वो 17 मिनट हो गए, तब से वो अभी समझ ही नहीं पा रहा है. अब बोलो क्या पूछा गया ना, बोलो. आपने पूछा सर कि अब किस तरीके से हम हाँ, अलग करते हैं. तो अब कैसे करते हैं? कौन सी मशीन? थ्रेशर. If thresher is combined with harvester, it is called. देखो अभी बोला थ्रेशर. मैं बोल रहा हूँ वो समझ नहीं पाया है. अगर वीड्स जो होते हैं, झाड़, ये झंखाड़ जो उगाते हैं ना, ये आप अपनी फसल को यूरिया डालोगे वो खा जाएगा. तो उनका स्पेस ले लेगा, उनकी ज़मीन ले लेगा, उनकी जड़ के अंदर घुस जाएगा, पानी भी ले जाएगा. तुम्हारी मेन फसल जो तुमने बैगन भिंडी उगाई कुछ नहीं होगी. तो इसलिए ये नहीं हटाओगे तो ये सब खा जाएगा, तुम्हारी फसल को कुछ नहीं लेने देगा. चैफ का मतलब भूसा. कभी तुमने धान देखा है? चावल के ऊपर छिलका होता है, उस छिलके को हटा देना, उसको थ्रेशिंग कहते हैं.
उसको तुम जमीन में या बड़े पत्थर पे पटक पटक कर भी हटा सकते हो। कभी गेहूं के ऊपर जौ देखी है? गेहूं के भी ऊपर एक खोल होता है, तो उसको हटा देना, उसको क्या कहेंगे बताइए? दैट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मान लीजिए तुम्हारे पास ऐसा कोई अनाज है, अब इसमें छोटे छोटे से तुम सरसों निकालने लग जाओ, तो उसको थ्रेशिंग कहेंगे। जो अनाज उगता है वो करीब करीब ऐसा उगेगा, इस तरीके का छह, और इसके अंदर दाने हैं, तो उसको पटक पटक के दाने अलग कर लो। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? अरे आप डिब्बे में रखते हो, खराब नहीं होते? सही है। तो इस चीज़ को अगर हम करेंगे तो इस चीज़ को क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। सही है। तो उसमें जो छोटे छोटे सरसों के दाने, ऐसे गेहूं के भी दाने होते हैं, उन सबको अलग करना, उसे क्या कहेंगे? थ्रेशिंग। बात समझ आ गई? इसको बीट कर करके इसके सारे सरसों निकाल दो, बीट करेंगे उसको भी थ्रेशिंग है। थ्रेशिंग है। आप लकड़ी से बीट करके कर सकते हैं। अब अभी जब उगेगा ये पूरा उत्पन्न होगा, उगेगा तो पूरा नहीं होगा, तो जब ये पूरा उग जाएगा, ये अर्ली स्टेज में, तो समझ में आया? तो दाने को निकाल देना। ये चीज़ अगला देखें, आगे की चीज़ देखें। इसी तरीके से हमने आपको खरीफ की फसल दिखाई। खरीफ की फसल में कॉटन होता है, ये देखो ये कॉटन उग रहा है, पूरा नहीं हुआ है, सब उगेगा। सही है। तो तुम्हें समझ में आ गया? कॉटन कौन सी फसल है? दैट इज खरीफ की फसल। ये थोड़ा होगा, ये थोड़ा ज्यादा होगा, अभी पूरा नहीं हुआ। सही है? ये थोड़ा होगा, इसका वाला ये कच्चा है। कॉटन। समझ में आ गई बात? अब आगे का देखो। चलिए, सेपरेटिंग ऑफ ग्रेन्स, चेफ तुम्हें समझ में आ गया? भूसा इज कॉल्ड थ्रेशिंग। ठीक है। इफ इट इज डन विद मशीन, देन दैट मशीन इज कॉल्ड थ्रेशर। अर्लियर थ्रेशिंग वाज डन by beating the crop on stone. Okay? Earlier threshing was done by beating the crop on stone. Now it is done with help of pressure. pressure. When threshing is done, then by blowing air, chaff is blown out and grains fall there. It is called winnowing. ऊपर से ऐसे गिराते हो। हाँ, वही विनोइंग है। अब थ्रेशर में भी अगर तुम पंखा चला दो तो उसे विनोइंग कहेंगे। chaff will blow out and grain will fall there under gravity. सही है? अगला सवाल देखें। एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है? फर्टिलाइजर्स अभी आपने देखा कौन सा था? सुपर फॉस्फेट। और ठीक है, तो पूछा क्या गया है बताओ? फर्टिलाइजर और मैन्योर में क्या अंतर है? ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फ्री ऑफ कॉस्ट। फर्टिलाइजर और ये क्या है? मैन्योर। इसको खाद कहेंगे, इसको उर्वरक। So it has no organic matter. जबकि इसमें क्या होगा? It has organic matter. नॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ये पूरा ऑर्गेनिक ही होता है। ये जितनी डिब्बियों में रखा है सब फर्टिलाइजर है। कोई सुपर फॉस्फेट है, ये जो 100 डिब्बियाँ रखी हैं पूरी फर्टिलाइजर है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो मैन्योर होगा वो बहुत हल्का होगा। अभी काफ़ी वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो, ये क्या है? इनसे बनाया, इनको छू के देखो कितना हल्का है। ठीक है, सही है। सो इट इज वेरी लाइट। मैन्योर हल्का होता है। ओके, अगला देखो।
इसमें कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है, इसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है. इट इज मेड इन फैक्ट्रीज. Can we make it farm? इट इज मेड In farm? इन In फार्म. nature. द रॉ मटेरियल्स यूज, इसको बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो क्या होते हैं? बहुत अच्छा. यूज्ड आर केमिकल्स. और जबकि उसमें क्या होते हैं? Efficient waste, etc. द रॉ मटेरियल Powder. Plant waste, आर फार्म वेस्ट. तुम्हारा खेत है, अगर कोई फार्म हाउस है उसमें जो भी निकल रहा है. किचन वेस्ट, animal waste. एनिमल वेस्ट, ये सारी चीज. Yes, sir. हेलो, एनिमल वेस्ट इसी तरह से. हेलो, हाँ जी, हाँ जी. किस क्लास में? अभी 9th में आया है. भेज दीजिए 4:30 4:30. इतनी बात हो गई. Is इसको nutrient specific. इसको खरीदने के लिए पैसा लगेगा. मनी इज नीडेड टू बाई. और Free of cost. नीडेड टू बाई. लेकिन मैंने उनको भी तो खरीद सकते हैं. अगर तुम गांव में रहते हो, शहर के लोग खरीदते हैं, लेकिन जो गांव में उनको खरीदने की इतनी पड़ती, इतना सारा वेस्ट हो जाता है, वो वही कहीं रख देते हैं, वो बन जाता है, वही डाल देते हैं. तो इसमें Free of cost. इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट. Is nutrient specific. इट इज, और ये नॉट Not nutrient specific. फुल ऑफ नेगेटिव. जब ये कैसा है? Sir, It is- nutrient specific. ये सारी चीज हो गई. इसमें बहुत सारा ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, जबकि इसमें Standard to outcomes. Microbes. ठीक है. अब अगला देखो, अगला सवाल. नाउ क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन which conserve water. क्वेश्चन नंबर 6. इरिगेशन क्या है? Giving water to the crops. But the sprinkler. Giving water to the crop at regular interval of time. ठीक है. इन स्पेसिफाइड अमाउंट. ऐसे नहीं है कि बहुत कम भी नहीं देना, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना. तो इन एडिक्वेट अमाउंट या इन सफिशिएंट अमाउंट, ऐसे अमाउंट में कॉल्ड इरिगेशन. इसे सिंचाई कहते हैं. Sir, एक और बार समझाओ. हाँ, आपको 15-15 दिन में पानी देना है. एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब रोज नहीं देना है. जब फसल आप उगाते हो, गमले में रोज देना पड़ता है क्योंकि सूख जाता है. लेकिन खेतों में ऐसा नहीं है. अगर आपने एक अच्छी तरीके से ज़मीन भिगो दी तो 10-15 दिन तक कहीं सूखने वाली नहीं है. खेत में एक बार जब पानी देते हो तो आपको पूरा कई घंटे लगते हैं, 5 घंटे पूरा भर देते हो. इतना भर देते हो कि वाटर लॉगिंग हो जाती है. फिर वो नीचे, ज़्यादा पानी भी तो नहीं देना चाहिए. हाँ, ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए. नहीं देना चाहिए. अच्छा, तो फिर आप लोग पानी पीने जाए तो इसे बंद कर दें कि फिर पानी स्पीड हो जाए. चलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई. तो अगर गिविंग वाटर, हमें जितना पानी देना है एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? इस पे रोज नहीं देना है, 15 दिन में देना है. वो आपको जब भी कभी टीवी में कहीं करो या किसी बुक पर पढ़ोगे तो लिखा जाएगा कि गेहूं को इतने दिन में देना है, इसको इतने दिन में, वही सिंचाई. इसको 2 मेथड से कर सकते हैं. पहले तो बहुत सारी चीज़ों से किया जाता था. अर्लियर इट वाज डन विद वाटर पंप, वेल, पॉन्ड्स, लेक्स, ट्यूबवेल. नाउ इट इज डन, जिससे सेव होता है पानी. स्प्रिंकलर सिस्टम. स्प्रिंकलर.
Yes. Now it is done with. ठीक है, स्प्रिंकलर सिस्टम। और दूसरा कौन सा बताया? ड्रिप इरिगेशन। सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर सिस्टम देखो क्या होता है। In this, water is taken from well and at the end of, पहले तो मेन ट्यूब से लिया जाएगा, it is subdivided into many tubes and at the end of tube a rotating nozzle is placed. It keeps on rotating and sprinkling the water throughout the field. अच्छा, स्प्रिंकलर कहाँ किया जाएगा? जो स्लोपी फील्ड हो वहाँ फुहार डालना ठीक रहेगा, क्योंकि पानी एक साथ डालोगे तो बह के नीचे चला जाएगा। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर फील्ड अनइवन हो, स्लोपी है, लेवल नहीं की जा सकती है, पत्थर बहुत ज़्यादा है, वहाँ स्प्रिंकलर सिस्टम बेहतर होगा। सो इन दिस वाटर इज टेकन, इसमें से लिया जाएगा वाटर फ्रॉम वेल, वेल से ले लो, एंड कहाँ रूट कर दो? विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप। मोटर होती पानी की, उसी से ले लो और उस पानी को कहाँ रूट कर दो? रूटेड टू फील्ड। और फिर क्या करिए बताइए? एयर जो मेन ट्यूब होगी उसे क्या करोगे? मेन ट्यूब is subdivided into many tubes। बहुत सारी ट्यूब्स लगा दो। एट एंड्स ऑफ ट्यूब क्या होगा? मान लीजिए जैसे आपने यहाँ पर एक कुआं लिया और कुएं के ऊपर एक मोटर लगा दी। मोटर ने पानी यहाँ से लिया और दूसरी जमीन पे चली गई और उसमें बहुत सारे ट्यूब्स लगा दो। समझ आया? पानी इसने यहाँ से लिया मोटर में और ये इधर चली गई, और सबके एंड में, यहाँ पे सबके एंड में क्या होगा? स्प्रिंकलर रोटेटिंग नोजल लगा दी और उससे पानी जाएगा सब तरफ और पूरे खेत में क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। इस चीज को स्प्रिंकलर सिस्टम कहते हैं। एट एंड ऑफ ईच ट्यूब रोटेटिंग नोजल इज फिटेड। This method is used on slopy grounds and uneven fields. इसे कहाँ यूज करोगे? Is on हाँ? स्प्रिंकलर सिस्टम के बाद ऐड के बाद उसमें डीप लिखा है। इरिगेशन वाली लाइन में नीचे स्प्रिंकलर सिस्टम के ऊपर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन एंड अनइवन फील्ड्स। ऐसा होगा। अगला देखिए, ये तो हो गया स्प्रिंकलर सिस्टम। अगला मेथड कौन सा है बताइए? ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी देखिए, वो क्या होता है? water only goes to the roots of the plant. The water only goes to the roots of the plant. हाँ, ये सही कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में होता है। जैसा इन्होंने बताया, इनके घर में खेती होती है तो बना ऐसे कोई का कंसेप्ट नहीं था। That is drip irrigation। इसमें एक वेल में से एक मोटर लगा देते हैं, मोटर इसमें से पानी निकालेगी वेल में से, और जो इसका पानी जाएगा वो मेन पाइप से बस ऐसे ऐसे चलता जाएगा जहाँ जहाँ तुम्हारे खेत हैं और ये बगीचे हैं, उसी में यहीं पे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता जाएगा। जड़ को इसका क्या करेगा? रूट को ऐसे तुम कहीं फैला दो, यहाँ पर एक बस छेद कर दो नीडल से, तो जो रूट होगी, रूट को पानी मिल जाएगा। ये सही है।
रूट्स को पानी चाहिए। अगर रूट्स को प्रॉपरली पानी मिल गया तो क्या होगा बताओ? तो किसी को पानी नहीं देना है, ये रूट्स हैं, इनको पानी मिलना चाहिए। सही है? कितने रूट है सर? ये किसकी जड़ है? ये अरहर के दाल की जड़ है। सर अंदर से कितने सारे रहेंगे? इसमें राइजोबियम बैक्टीरिया बिल्कुल इतना राइजोबियम दैट इज तूर दाल। तूर दाल जानते हो? येलो कलर की। चलो ड्रिप इरिगेशन में क्या करते हैं? दिस इज वाटर सेविंग मेथड। सर अंदर से होते हुए जाते हैं। नहीं, बस ऊपर ऊपर से बस ऐसे रख देते हैं और एक एक बूंद टप 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 पानी गिरता रहे। बड़ी सी ट्यूब लगा दो और उसको वहीं बस पेड़ में घुमा दो, वहीं पर एक छेद कर दो, तो टप टप, फिर आगे बढ़ा, फिर एक छेद कर दो। नहीं, और जगह जगह ले जाओ, हर पेड़ में घुमा घुमा के ले जाओ और एक एक छेद कर दो। दिस इज वाटर सेविंग मेथड। और कहाँ यूज किया जाएगा बताओ? सर इन पेड़ पे It is used in places of scanty rainfall. It is used in places जैसे राजस्थान है, वहाँ पर कैसी रेनफॉल है? सर बहुत कम स्कैंटी यानी बहुत कम रेनफॉल। एग्जाम्पल क्या हुआ? राजस्थान। ठीक है ना? वाटर इज टेकन। वाटर कहाँ से लिया जाएगा? Water is drawn from well या ट्यूबवेल and rooted। कहाँ रूट कर दो? Rooted to all plants with help of flexible tube। Rooted to all plants। सर रोटेट वहाँ पहुँचा दो। Rooted plants with help of flexible pump and a nozzle is connected to it। हर जगह पे एक नोजल लगा दो, उसमें से एक बूंद पानी गिरेगा। ये नोजल कहाँ पे लगा दो? is connected near roots to pipe near नोजल्स आर कनेक्टेड। एक नोजल नहीं लगाना है, बहुत सारे। तो इस चीज को क्या कहेंगे? इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। पूछा गया है कि इफ व्हीट इज सोन इन खरीफ सीजन, अंकित, अगर व्हीट को उगाओगे खरीफ सीजन में तो क्या होगा? क्या व्हीट खरीफ सीजन में उगती कि नहीं उगती? कब उगती है व्हीट? रबी के अंदर ठंडी फसल उगती है। तो अगर खरीफ में उगा दो तो क्या होगा? सर खराब होती है क्योंकि उसमें ज़्यादा पानी होती है, क्योंकि खरीफ में बारिश होती है। बिल्कुल सही। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जैसा कि आशीष ने भी हम सब लोगों को बता दिया है कि इफ बोलो सर इसको ज़्यादा पानी देते रहते हैं तो नहीं होगा। सर ज़्यादा पानी से खराब हो जाएगा। ज्यादा अगर एक रेन से ज्यादा मिली तो बेकार हो गई। इफ व्हीट इज ग्रोन इन खरीफ सीजन व्हाट विल हैपन? देखो इसका आंसर, व्हीट इज अ विंटर क्रॉप। और ये कहाँ उगाई जाती है? It is sown in रबी क्रॉप। ये रबी क्रॉप में उगाई जाती है। It needs cold climate and one rain only। कितनी रेन चाहिए? One rain। So due to adverse climate, अब उसको सही क्लाइमेट तो मिल नहीं पाएगा, एंड प्लेंटी रेनफॉल द व्हीट क्रॉप विल स्पॉइल। सर अगर बारिश ही नहीं हुई तो फार्मर से वाटर डॉक्यूमेंट करते होंगे। एक बारिश हो जाती है अगर बारिश नहीं हुई तो तब करना, एक अगर बारिश नहीं से करेगी तभी खराब हो जाएगी।
नहीं, एक एट मोस्ट एक बारिश चाहिए, नहीं हो कोई बात ज्यादा। ड्यू टू एडवर्स क्लाइमेट क्या होगा बताओ? अगर सही क्लाइमेट ना मिले, एडवर्स समझते हो बैड क्लाइमेटिक कंडीशन, एडवर्स समझ में आ गया तुमको कि नहीं? Yes, sir. या बैड क्लाइमेट एंड मल्टीपल रेनफॉल, बहुत बार रेन होगी तो ये व्हीट क्रॉप विल गेट स्पॉइल्ड। मल्टीपल रेनफॉल, इसकी वजह से क्या होगा? व्हीट क्रॉप क्या हो जाएगी? विल गेट स्पॉइल्ड। इसलिए इसे रबी क्रॉप को रबी सीजन में ही उगाना चाहिए। हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कंटिन्यूअस प्लांटेशन। So the nutrition will be ended in the soil, so there will be no nutrition left from another plant. ठीक है, अगर बहुत सारी चीजें करेंगे, ऑफ क्रॉप्स इन फील्ड, रिद्धिमा मान लीजिए अगर आपने बहुत बार फसलें उगाई, रबी भी उगा डाली, खरीफ भी उगा डाली, और ज्यादा तुम उसमें यूरिया भी नहीं दे रहे हो, मैन्योर भी नहीं दे रहे हो, क्या होगा तुम्हारी जमीन का? मतलब कि सॉइल में अगर कुछ ना डाले कुछ ना डालो, फसल पे फसल उगाए चले जाओ, So nutrition will add zero हो जाएगी. वो सॉइल बैरन हो जाएगी। तो बंजर क्रॉप क्या करते हैं बोलो? क्रॉप टेक्स न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? फ्रॉम सॉइल। ठीक है, सो सॉइल बिकम डेफिशिएंट, वो किससे डेफिशिएंट हो जाएगी? सॉइल विल बिकम deficient of nutrition. deficient of nutrients, nutrients हो जाएगी। if no nutrition is supplied to it, तो क्या होगा? is supplied to it, then ultimately soil will become infertile. Soil will become infertile, ये बंजर हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? What are weeds and how we control them? ये हमने बता दिया है। Yes, sir. How we control them? We can remove them manually by khurpi or by using chemicals like 2,4-D. वीटीसाइड यूज कर सकते हैं, खुरपी से नहीं कर सकते Yes, sir. हैं। अब आपका काम होता है कि पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, बहुत अच्छे। दैट इज, इन्होंने कहा छठा सवाल और सातवां सवाल। अरे चल now कौन सा करना है? कौन से सवाल करने हैं? the board में 6, 7 और 1 2 3, जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है ना, पहले में फर्स्ट क्वेश्चन में एबीसीडी करके लिख दो, ओके सर। और सेकंड में भी 1 2 को मैच कर दो। किससे? 1 2 ए बी सी डी ई। ये लो, अब करना शुरू कर दो। पार्टी में 8 करना है, एकदम अरे नहीं। चलो। आप कौन है? आप आए हो? फोन नंबर दीजिए।